हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द ऑनलाइन क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार, आपका मैथ एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके इस क्लास में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th एंड 10th का मैथ, और इस समय हम क्लास 10th की मैथ को देख रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर को हम डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। हालांकि इस बार यूक्लिड डिवीजन लेमा को सिलेबस से इस साल के लिए 2021 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, तो इसलिए हम लोग फिर भी उसका ओवरव्यू हमने लोग देखा था। उसके यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का एप्लीकेशन हमने एचसीएफ में देखा। फिर हमने देखा एचसीएफ को कितने तरह से हम निकाल सकते हैं, आइदर बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या है बच्चों? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ क्लास 10th। बच्चों देखने में बहुत ही बच्चों को ये हार्ड लगता है ये थ्योरम, बट रियली में उतनी हार्ड है नहीं, बट बच्चे इसे हार्ड बना देते हैं। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी थ्योरम का यूज आगे भी आपका 11th में, 12th में और कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, जो आप कंपटीशन के जब तैयारी करोगे आगे किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो वहां पे भी आपको ये काम आएगा। और जो बच्चे क्लास 10th में इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें ही आगे जाके फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों हम देखते हैं क्या है ये। इसके अनुसार क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed as a product of prime except for the order in which these prime factors occur। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कंपोजिट नंबर जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी वैसी संख्याएं जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। अ नंबर विच इज हैविंग एट लीस्ट 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहां पे इस प्रमेय के अनुसार यह कहा गया है, यदि कोई भी भाज्य संख्या हो, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हो, तो जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल जो होते हैं उनका, वो केवल और केवल 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे देखो बच्चों, यहां पे 462 है, ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ये 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। तो इसका हम पहले प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो 462 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर लेंगे, तो सबसे पहले किस लगाएंगे? 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, इसके बाद बच्चों हम किससे लगाएंगे इसको? 3 से लगाएंगे। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि सर 2 के बाद 3 क्यों लगाएं, 4 क्यों नहीं लगाएं? तो बच्चों एक जान लो, हम ये प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो हम प्राइम फैक्टर्स से ही लगाएंगे जो प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स मैंने पहले आपको बता चुका है कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। वैसे संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। तो अब देखो, अब ये 77 किससे कटेगा? 5 से नहीं कटेगा, तो 7 से लगाएंगे। 7 11 जा, और 11 को 1 बार में 11 टाइम्स में। तो इस तरह से हम 462 को हमने क्या लिखा? अब देखो बच्चों, हम यहां लिख सकते हैं 462 को 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल के रूप में हमने इसे व्यक्त किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स जो होते हैं ये यूनिक होते हैं। यूनिक कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं
2 गुने 5 गुने 7 गुने 11? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम 5 2 7 11 को गुना करेंगे तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम आसान शब्दों में देखें तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी नंबर को यदि हम उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, यूनिक होता है। इसी को यहां लिखा गया है कि जब हमसे गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों की आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वित, अगर दो शब्द को हम यहां पे अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, एक हो गया यूनिक और दूसरा हो गया ऑर्डर, इन दो शब्दों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes except for in which these prime factors occur। मतलब क्या हुआ? इसका हम ऑर्डर कुछ भी कर दें, ऑर्डर का मतलब किसी भी क्रम में हम लिखें, अगर 2 3 7 11 को हम मन किया कि नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे 3 × 2 × 11 × 7 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करने पे नंबर तो उतना ही आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने जब रेशनल नंबर पढ़ा था, परिमेय संख्या पढ़ा था, तो हमने उसमें एक पढ़ा था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय हमने पढ़ा था उसमें, जिसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि यदि कोई दो संख्या है a और b, तो a को b में गुना करो या b से a में गुना करो, बात वही है। यानी कि अगर हम 2 में 3 से गुना करते हैं तो भी हमारा आंसर 6 ही आएगा, और 3 को 2 से गुना कर दो तो भी आंसर क्या होगा? 6 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय गुण। ओके बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम चाहे ऐसे गुना करें 2 3 7 गुने 11 कर दो, या फिर 3 गुने 2 गुने 11 गुने 7 कर दो, बात वही है। तो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसके ऊपर बेस्ड क्या होता है? कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या को हम क्या करते हैं? उसके गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। आ रहा बच्चों समझ में? तो देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस तरह से रहता है। जैसे अभी हमने देखा 462 का क्या था? इसका 2, फिर था 3, 7 और 11, ये 4 नंबर थे। इसके क्या थे? इसके प्राइम फैक्टर्स थे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड थे। अब इसी तरह अगर हम 105 को हम डिवाइड करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले किससे लगाएंगे? 3 से, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। तो 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया 1, 3 बचे 15, 35 बार में कट गया। अब किससे कटेगा? 5 से, 5 7 35 और 7 से 1 बार में। यानी 105 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 5 और 7 के रूप में कट रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों इसे 462 को 2 × 3 × 7 × 11 इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, और 105 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स को एक अरेंज वे में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होता है। यूनिक कहने का मतलब इसको हम चेंज करके दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 6 को हम 2 गुना 3 लिखते हैं तो 2 और 3 को गुना करने से ही 6 आता है। अगर हम 1 और 6 को गुना करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 गुना 6 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों क्या 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसलिए हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है,
और अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 2 और 3। 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 6 गुना 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे भी सर 6 क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या तो हमें लिखना ही नहीं है, लिखना क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसलिए ये यूनिक होता है और इसका क्रम हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहां तक बच्चों उम्मीद करता हूं सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इसी को यूज करके, इसी थ्योरम के अनुसार प्रूविंग दिस यूजिंग 612, मतलब 612 को हमें लिखना है इसके फैक्टर्स के रूप में। तो 612 को कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, 612 अब सबसे पहले किस लगाएंगे? 2 से। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर लगाएंगे 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब देखो बच्चों 153 है तो ये 3 से लगेगा। कौन सा संख्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका एक तरीका मैं बताता हूं। किसी भी संख्या को अगर यह पता लगाना हो कि वो संख्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम कैसे पता करते हैं? सारी संख्याओं को जोड़ दो। जब सारे संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें यह देखना है कि क्या वो 3 के टेबल में आता है। अगर जोड़ने के बाद वह संख्या 3 के टेबल में आता है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 1 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? तो आता है। तो इसलिए सर ये 3 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर देखो बच्चों, फिर 5 और 1 6, इसका मतलब 3 के टेबल में आता है तो 3 से फिर ये कटेगा, तो 17 3 जा 51 और ये लास्ट में बच गया 17। अब इसे यदि हमें व्यक्त करना हो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो कैसे करेंगे? तो 612 को 2 into 2, 3 into 3 जो है उसे लिख देना है और into 17। आई होप यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है आपको। 2 into 2 into 3 into 3 into 17, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब देखो बच्चों, इसको हम पावर्स के रूप में जब लिखते हैं, घात के रूप में, तो कैसे लिखेंगे? 2 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है, तो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। ओके। इसके बाद बच्चों 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 को भी हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। और 17 कितनी बार है? 1 बार, तो 17 को 1 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम घात के रूप में भी हम इसे लिखते हैं और यही वो थ्योरम है। इसी थ्योरम के अनुसार हम इन संख्याओं को जो हम घातों के रूप में लिखते हैं, इसी का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ में भी इसका यूज करते हैं। जो हम लस और मस बनाते हैं, तो जो हम घातों के रूप में लिखते हैं वो यहीं से आता है, ये यही थ्योरम है। हालांकि हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पहले पढ़ लिया, कोई नहीं, तो आपको आखिर समझ में आना चाहिए कि ये जो हम एलसीएम और एचसीएफ बनाते हैं, वो क्वेश्चन हम बनाते हैं वो तरीका कहां से आया, तो वो यहीं से आता है। यही वो थ्योरम है। क्या है नाम इसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब इसके ऊपर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके आधार पे, इसी फॉर्मूले के आधार पे, इसी थ्योरम के आधार पे। तो चलिए देखते हैं किन तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए बच्चों, अभी जो हमने फैक्टर निकाला, तो फैक्टर्स के आधार पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। फैक्टर थ्री बोलते हैं इसे, यानी कि ये क्या है? फैक्टर ट्री। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है? फैक्टर ट्री, यानी कि जो हमने भी पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अनुसार हम किस तरह से क्वेश्चन हमें अलग अलग तरीके से पूछा जाता है पेपर में, तो उसे बोलते हैं फैक्टर ट्री।
फैक्टर ट्री का मतलब क्या हुआ बच्चों? गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां मैंने दो क्वेश्चन लिया है, एक 105 और एक इधर है 462, 105 एंड 462। इन दोनों, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से बच्चों फैक्टर ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं अभी हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा 105 का फैक्टर्स हमने निकाला था, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। यानी यदि कोई हमारा भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो हम उसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में जो लिखते हैं गुणनफल उसका, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आइए देखते हैं इसका। अभी जस्ट हमने किया था इसको, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 5 7 जा 35। अब देखो बच्चों, अब बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखते हैं पेपर में तो समझ में आता है कि इसमें करना क्या है। तो सिंपली अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 105 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे साइड में इसका 105 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे ही हमने निकाला तो देखा एक 3 से जब लगाते हैं तो 35 आ रहा है। तो अब देखो ये 3 हमें ब्लैंक दिया हुआ है या 3 घेरे दिए हुए हैं, इसमें हमें भरने होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें जब भी आएगा आंसर तो प्राइम फैक्टर्स ही आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा, कोई भी दूसरी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि नाम ही है इसका फैक्टर ट्री। और फैक्टर जो होंगे हमेशा वो प्राइम फैक्टर्स ही होंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमने अभी पढ़ा सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, यदि किसी कंपोजिट नंबर को हम व्यक्त करते हैं तो वो उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसलिए हम जितने भी नंबर्स लेंगे वो अभाज्य गुणनखंड लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर लेंगे, यानी वैसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटता हो और 1 से कटता हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ 3 हम लिखेंगे। अब यहां देख रहे हैं 3 के साथ 35, तो 35 ऑलरेडी यहां दिया पे है। ओके, अब 5 से जब लगाएंगे 35 को तो कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। तो 5 यहां लगाएंगे, 3 5 और लास्ट में क्या बच गया? 7। तो 7 हम यहां पे लिख देंगे। लास्ट में हमें ये चेक करना है कि क्या ये पैटर्न हमारा सही बना है या नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, नीचे से मल्टीप्लाई करते चलेंगे लास्ट से। तो 5 इंटू 7 35 सही है, फिर 35 इंटू 3 105 ये भी सही है। तो इस तरह से हम लास्ट में वेरीफाई करते हैं कि हमने जो लिखा है, जो हमने आंसर लिखा इस ब्लैंक में, क्या वो सही बनाए हैं। तो इस तरह से हम करते हैं, जो फैक्टर दिया हुआ रहेगा 105 का, उसका हम पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं और जो आया उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो बच्चों। चलो एक और देखते हैं। यहाँ क्या है? 462 को हमें भरना है यहाँ पे। इसमें क्या किया है, एक आपको इधर दे दिया है। ये देखो बच्चों, ये कंफ्यूज करने के लिए हमें देता है, कभी हमें इधर ब्लैंक छोड़ देगा, कभी इधर ब्लैंक छोड़ देगा। तो उससे घबराना नहीं है, जो भी रहेगा क्या रहेगा? प्राइम नंबर ही रहेगा। तो हम 462 को फिर से फैक्टर करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फिर यह लगाएंगे। अभी मैंने बताया था, देखो 2 से तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 2 के टेबल से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में इवन नंबर हो या फिर 0 हो। तो क्या ये इवन नंबर है, यानी सम संख्या है? नहीं, लास्ट में ये सम संख्या नहीं है, क्या है? विषम संख्या है। तो सर 2 से तो नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? तो 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का नियम मैंने क्या बताया? सारे संख्याओं को जोड़ दो। तो 3 और 1 4 और 2 6। अब देखो जो जोड़ने के बाद 6 आया, क्या ये 3 के टेबल में आता है? आता है। तो 3 से कटेगा, तो 3 7 जा 21, 2 बच गया, फिर 3 7 जा 21। ओके, फिर देखते हैं जोड़ के, क्या 7 7 14। 14 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? अगला 5। 5 से कटेगा। देखो 5 से पहचानने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है कि लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। अगर 0 और 5 है तो वो 5 से कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। तो क्या इसमें 0 और 5 आपको नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7। तो 7 से हम लगाएंगे। 7 से कितने बार में लगेगा? 11 बार में। और लास्ट में हमारा देखो ये लास्ट प्राइम नंबर बच गया, जिसे हम बोलते हैं 11 से 11 1 जा 11। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, तो ये था हमारा, इस तरह से हमने तोड़ लिया। अब देखो
यहां पे हमें भरना है इसे। 462 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने जब पहली बार जब प्राइम फैक्टर लगाया तो 231 आया। 231 यहां दिया हुआ है, लेकिन 231 किससे डिवाइड किया 231 आया था, तो 2 से, तो हम यहां 2 लगाएंगे। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो हम 3 लिखेंगे। और फिर देखो 3 के बाद 7 यहां लिखा हुआ है, ठीक है, और 3 से जब डिवाइड दिए थे इसे तो 77 आया था, 77। ओके, नाउ 7 से जब डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, तो हम यहाँ पे 11 फुलफिल कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको ब्लैंक फिल कर देंगे और फिर लास्ट में चेक कर लेंगे कि क्या हमने जो भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा। तो 11 7 जा 77 सही है, 77 3 जा 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 से 21 और 2 23, तो बच्चों ये भी सही है। इस तरह से इसको भी चेक करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी ये भी सही है। तो इस तरह से अगर फैक्टर ट्री पे हमारा क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से आसानी से हम बना सकते हैं इसे। तो हमें ये सिर्फ समझना था कि ये फैक्टर ट्री का जो क्वेश्चन है ये आया कहां से, इसका बेस कहां से आया। तो सर जो हमने पढ़ा भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी से हम इस पे बनाते हैं। आगे देखते हैं इसी थ्योरम पे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। ओके देखो बच्चों, तो उसी के आधार पे कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टर्स के आधार पे ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, यहां देखो प्लस है तो एंड इतना प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यहां पे आपको 2 नंबर का पैटर्न दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है कैसे। तो बच्चों सबसे पहले देखो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, हमें बताना है कैसे। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब सर वो नंबर जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, यानी वह संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं। आ रहा समझ में। तो अब कह रहा है कि ये बताइए कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या कैसे है। तो देखो पहला जो हम लेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, सेम क्वेश्चन इधर भी है। तो इधर देखिए आप, अब देखो यहां पे इस पूरे पैटर्न में और इसमें कॉमन क्या है, वह कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ है। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कौन सी है, यानी कॉमन कौन सी है जो दोनों में मौजूद है। तो यहां भी 13 है और यहां भी 13 है। तो हम 13 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेते हैं। जब 13 को बाहर निकाले तो यहां क्या बच गया बच्चों 7 इंटू 11 और प्लस 1। ओके, अब देखो 13 इंटू 7 11 जा कितना होता है, नहीं आता टेबल सर, तो 11 की टेबल आती है। तो 11 7 जा 77, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 इंटू 78। अब देखो जो 7 ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो इसको और हम तोड़ सकते हैं 78 को 13 इंटू 6। अब देखो ये जो पूरी संख्या थी ये 3 संख्याओं से कट रही है, मतलब 2 संख्या 13 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। तो यहां देखो बच्चों ये 13 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, और इन सबको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उससे भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहां लिखेंगे हम लोग हेंस चूंकि गिवन नंबर हैज इट्स फैक्टर as 13 and 6, therefore the given number is composite number।
हिंदी में कैसे लिखेंगे बच्चों इसे? तो चूंकि जो दी हुई संख्या है उसके गुणनखंड 13 और 6 भी हैं, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। यानी यदि किसी संख्या को हमें भाज्य संख्या के रूप में दर्शाना हो तो हम क्या करेंगे, उसके गुणनखंडों को देखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं हम क्या, 13 और 6 दो अलग अलग संख्या जो है वो इस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, वो इस संख्या को गुणनखंड कर सकते हैं, वो उनका भाजक हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दी हुई संख्या है वह क्या है, एक भाज्य संख्या है। सेम इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब फिर हमें देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है। तो 5 यहां पे दोनों में है, तो हम 5 को देखो, 5 यहां पे भी है और 5 यहां पे भी है, तो हम क्या करेंगे, 5 यहां से निकाल लेंगे। तो 7 into 6 into, अब देखो 5 नहीं लिखना है क्योंकि 5 यहां से बाहर चला गया है, तो अब क्या बच गया, 4 into 3 into 2 और 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही हो जाता है। 1 ही एक ऐसा संख्या है जो किसी संख्या में मल्टीप्लाई करो तो वो संख्या बन जाता है। 4 में गुना करेंगे 1 से, 4 1 जा 4, 0 में करेंगे तो 0 1 जा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो 5 कॉमन लिए हैं उसके जगह पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ हमने 5 कॉमन लिया, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस ये 5 के लिए 1 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 into 5 into इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 124, 144 और 144 into 7 क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, कैरी 2, 47 98 और 2 100, 108, 1008 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 into 1009, इस तरह से हो गया। अभी चाहेंगे इसका और फैक्टर कर सकते हैं। अब 1009 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सॉरी ये नहीं होगा, कोई नहीं, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। हम यहां देख रहे हैं कि 5 भी क्या है, एक फैक्टर है, और 1009 एक फैक्टर है, ठीक है। अब चूंकि अब दो संख्याएं फिर से एक फैक्टर ग्रुप में आ गए, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में दो संख्याएं सर पुनः आ गए हैं जो कि फैक्टर के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। आप देख लेना, अगर ये और कटता है, अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसे कर लेना, तो इतना भी छोड़ देंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि दो संख्या ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, ठीक है। अगर ये डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ये दो संख्या में हमें मिल चुकी है, तो कम से कम दो संख्याएं हमें ऐसी याद आनी चाहिए थी जिससे कि ये संख्या पूरी कट रही हो, तो ये क्या हो गया हमारा, भाज्य संख्या। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो इस तरह से हम फिर लिख देंगे उसी तरह से, हेंस वी गेट 5 and 1009 as its factor, therefore the given number is composite number। दी हुई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमें यही बताना था कि ये भाज्य संख्या कैसे है। ओके बच्चों, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे, वो देखिए सबसे
ये देखो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन कहो तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का बच्चों के लिए सबसे मुश्किल सवाल यही है जिसमें बच्चे अक्सर फंसते हैं, बट समझने पे सबसे आसान भी कह सकते हो इसे। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले मैं इसको हम कहते हैं एंडिंग डिजिट का क्वेश्चन, हम इसे एंडिंग डिजिट के नाम से भी जानते हैं, एंडिंग डिजिट। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। जैसे देखो, मान लो कोई नंबर है 620, ले लिए, कोई भी नंबर ले सकते हो जिसके लास्ट में 0 हो। अब ये बताओ बच्चों कि इसके लास्ट में कितने 0? सर ये तो सामने दिखाई दे रहा है 1 0 है, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 62 into 10 लिख सकते हैं, यानी कि 62 में अगर 10 से गुना किया गया होगा तभी ये लास्ट में 0 आया होगा। ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर समझ लोगे तो आगे कंपटीशन में भी इस पे क्वेश्चन बेस्ड पूछे जाते हैं, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको ध्यान समझो। देखो 62 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 1 0 आ रहा है। अगर मैंने कहा कि ठीक है 620 नहीं 6200 कर दो, इसमें कितने 0 हैं? 2 0, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, अगर यहां पे हम 62,000 कर दें तो क्या होगा? सर क्या बार बार आप एक ही आसान क्वेश्चन दे रहे हो, इसमें 3 0 है, कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रही 3 0। अब ये बताओ बच्चों कि यदि 10 है, यहां पे 10 है, तो क्या 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 5 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं, यानी कि अगर 1 2 और 1 5 को हम गुना करेंगे तो हमें 1 0 मिल रहा है, यानी 1 2 और 1 5 को गुना करने पे हमें 1 0 मिल रहा है। क्या और कोई दो संख्या है जो गुना करने पे 1 0 आ जाएगा लास्ट में? कोई दो ऐसा प्राइम नंबर बताइए। नहीं, बोलोगे सर 4 गुने 5 करेंगे तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जिसे मल्टीप्लाई करने पे दोनों प्राइम नंबर है, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? एक हमारा 0 आ रहा है। तो अगर 1 0 लाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 की जरूरत है, तो सोचो अगर 2 0 लाना हो तो क्या करेंगे? 2 2 और 2 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर 1 0 है तो हमें 1 2 और 1 5 चाहिए। अगर 2 0 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब हमें कितना चाहिए? 2 2 बार और 5 भी 2 बार। यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर 1 0 के लिए हमें 1 2 और 1 5 चाहिए, 2 0 के लिए 2 2 और 2 5 चाहिए, तो 3 0 लाने के लिए हमें कितना चाहिए? तो 3 0 के लिए हम कह सकते हैं सर कि तो फिर 3 बार 2 चाहिए और 3 बार हमें 5 चाहिए। इसका मतलब जितना 0 हमें चाहिए हम उतना सेट ले सकते हैं 2 और 5 का। इसका मतलब जब तक किसी संख्या में 2 और 5 नहीं रहेगा सर, तो हम 0 नहीं ला सकते। आ रहा है समझ में? अब देखो, इसी के ऊपर बड़े बड़े एग्जाम में, हमारा एसएससी जो एग्जाम होता है या रेलवे का एग्जाम होता है, बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जिसका लिंक कहां रहता है? क्लास 10 से रहता है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, इसलिए हमसे क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन देखो एक बहुत ही आसान सा है, मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं क्लास 10th वाले क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, तो अब हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं अक्सर, जो हमें लगता है कि बहुत ही टफ हो, लेकिन इसी से पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 250 2 का 5 500, बताइए कि इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने 0 आएंगे? ये जो संख्या है इसके लास्ट में कितने 0 होंगे, कितने शून्य होंगे,
कितने जीरो होंगे, ये हमें बताना है कि ये जो संख्या है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का घात 250 गुने 2 का घात 500, तो इस संख्या को जब हम हल करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कितने जीरो होंगे लास्ट में। ठीक है, ये बीच की जीरो नहीं पूछ रही है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, मैंने भी क्या बताया था, जितने 2 और 5 होंगे उतने ही जीरो होंगे लास्ट में। तो यहां देखो 5 का पावर तो 250 दिया हुआ घात, 2 की घात दी हुई है 500, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैक्सिमम कितना पेयर बन सकता है 2 और 5 का, 250, क्योंकि यहां तो 250 ही है, ये तो 500, तो चलिए ज्यादा है, लेकिन हम पेयर तो हमारा जो बनेगा, जो जोड़ा बनेगा कितना बनेगा, 250 का ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं 5 के पावर 250 गुने 2 की पावर 250, तो इसका मतलब जितना पेयर बनेगा, जितना जोड़ा बनेगा उतना ही जीरो होगा, यानी इसके क्वेश्चन में सीधे क्या होगा आंसर, 250 जीरो होंगे, 250 जीरो होंगे लास्ट में। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एक कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि कहां से उठाया गया है, क्लास 10 से, बट हमें पता नहीं होता। तो अब देखो बच्चों, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो इसी फॉर्मूले से कैसे बनेगा, हमने क्या बताया, जितना जीरो चाहिए हमें उतना 2 और 5 का पेयर आना चाहिए, जोड़ा आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। कह रहा है बताइए कि वहां पे कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 घात n को उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने पर मतलब हम 4 टू द पावर n को उसके प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करने के बाद हम क्या पाते हैं, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, पावर n है तो इधर भी पावर n, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर n, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2n। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, ये हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, घात वाले चैप्टर में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्या यहां पे जब हम 4 टू दी पावर n को 4 की घात n को जब हमने तोड़ा, तो क्या यहां पे 2 और 5 मिला, हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब जब 2 और 5 नहीं मिला तो क्या इसमें शून्य होगा, नहीं होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, देखो 4 की पावर अगर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, लास्ट में कितना आ रहा है 6, फिर 4 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा 64, 4 आ गया, फिर 4 को 4 करोगे तो कितना आएगा 216, 256 सॉरी। तो देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, मतलब 4 का हम कितना भी घात लगाते जाएंगे तो लास्ट में कभी जीरो नहीं आता है, सिर्फ 4 6 4 6 4 6 रिपीट करते जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे, चूंकि या इसको ऐसे लिखो, since the prime factors, देखो बच्चों, तो since the prime factors of 4 to the power n has no any pair of 2 and 5, hence we can say that there is
there is no any natural number, there is no any natural number for which 4 to the power n ends with the digit 0. हिंदी वाले कैसे लिखेंगे इसे कि चूंकि 4 टू द पावर n का 4 की घात n में जो इसके जो 2 और 5 के एक भी जोड़े नहीं मिले, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी जिसके लिए 4 की घात n में के अंत में 0 आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो हालांकि ये क्वेश्चन परीक्षा में 10th क्लास में 2 ही नंबर का पूछा जाता है, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन में सिर्फ 3-4 लाइन लिखिए और आपको 2 नंबर बिल्कुल आराम से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से बच्चों देखो हमारा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आज बिल्कुल समाप्त हो गया। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक क्लास 10th में हमारा बचा है, जो कि इरेशनल नंबर पे हम थोड़ा बहुत इस पे देखेंगे। हमने क्लास 9th में जो ऑलरेडी पढ़ा है इरेशनल नंबर्स को, बस उसे हमें रिवीजन करना है। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एडिशन उसके हो गए या प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इस तरह क्वेश्चन जो आते हैं बस हमें उसे एक बार रिवाइज करना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हो गई होगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास इतना ही। बाकी कोई अगर समस्या होती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप बेहिचक कमेंट करें और मैं उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।